सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी की कक्षा में सुरभि भाषा संपदा भाग 8 के पाठ 11 ऋतुओं का चक्र के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम सभी ने अध्ययन किया था कि जो भी हिंदी और अंग्रेजी के महीने होते हैं उनमें हमारी ऋतुएं किस प्रकार से घटित होती हैं और कैसे कैसे उनका चक्र परिवर्तित होता है। अब आइए इसके आगे हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें दिया गया है कि आइए हम सब अब इन ऋतुओं के बारे में भी जान लें। यानी अब इन ऋतुओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ से देखा जाए, ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इस ऋतु में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस ऋतु में पृथ्वी जलने लगती है। यानी इस ऋतु में हमारी जो पाचन शक्ति होती है वह कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि रात छोटे होते हैं और दिन बड़े होते हैं। तो दिन बड़े होने के कारण हम भोजन रात को यदि अधिक कर देते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उसकी पाचन शक्ति नहीं हो पाती है। और यह भौगोलिक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य हमारे गर्मी के दिनों में उत्तरायण होते हैं, जिसके कारण से दिन लंबी होती हैं। इसी के बारे में एक हमारे हिंदी के प्रकृति विद्वान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रकृति और मानव जीवन के संबंधित लगभग घटनाओं को अपनी रचनाओं में संजोए रहते हैं। इनका नाम यहाँ पे दिया गया है श्रीधर पाठक जी। और श्रीधर पाठक जी का नाम आया है तो सर्वप्रथम हम लोग श्रीधर पाठक जी के बारे में देख लें। श्रीधर पाठक जी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, श्रीधर पाठक जी है। इनका जन्म 11 जनवरी 1858 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1928 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम देखते हैं कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, जगत सच्चाई सार इत्यादि है। कश्मीर सुषमा में इन्होंने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का बड़े ही मनोरम ढंग से उसकी विशेषताओं को बताया है, जिसके द्वारा लोग यदि श्रीधर पाठक की नज़रों से देखें तो कश्मीर की सुंदरता और भी अधिक सुशोभित हो जाती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जेठ के दारुण आतप से तपके जगती तल जामे जला, नभमंडल छाया मरुस्थल, शादल बांध के अंधड़ आवे चला। यानी जेठ के दारुण आतप से तप के जगती तल जामे जला, नभमंडल छाया मरुस्थल सादल बांध के अंधड़ आवे चला। यह 2 ही लाइन दिया गया है और भी इसमें 2 लाइनें होती हैं, जिसमें है कि जलहीन जलाशय व्याकुल है पशु पक्षी, प्रचंड है भानुकला, किसी कानन कुंज के धाम में प्यारे, करे विश्राम चलो तो भला। अर्थात कहा गया है कि जेठ मास अर्थात ज्येष्ठ मास की कठिन अर्थात भयंकर गर्मी से पृथ्वी का ऊपरी भाग बहुत गर्म हो जाता है। देखिए, जेठ के दारुण का अर्थ होता है कठिन और आतप गर्मी होता है। तो जेठ अर्थात ज्येष्ठ मास की कठिन का मतलब होता है भयंकर गर्मी के प्रभाव से, तप यानी उसके प्रभाव से उसका जगती तल यानी पृथ्वी का ऊपरी परत है जो जलने लगता है और ऐसा गर्म हो जाता है, जैसे आप देखते हैं कि गैस पर तवे रखा जाता है जो खूब गर्म हो जाता है और जलने लगता है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी लोगों के लिए
भयंकर तपाने का कार्य करती है। उसका ऊपरी परत जो होता है बहुत गर्म हो जाता है। नभमंडल छाया मरुस्थल सा दल। नभमंडल में यानी पूरे आकाश मंडल में देखा जाए तो पूरा मरुस्थल सा हो जाता है। क्यों मरुस्थल का यहाँ पे तुलना इसलिए किया गया है कि मरुस्थल रेगिस्तान में जो मरुस्थल होता है चारों तरफ धूल ही धूल नज़र आता है। यदि वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है तो चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा जो नभमंडल है आकाश मंडल है वह मरुस्थल सा हो जाता है कि मानो समस्त ब्रह्मांड प्राणहीन होकर मृत्यु की छाया में कहीं सो गया हो। बस केवल चारों तरफ धूल भरी आंधी का ही अस्तित्व चारों ओर दिखाई दे रहा है। अर्थात ऐसा मरुस्थल दिखाई दे रहा है जो केवल चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की आंधी जेठ के महीने में चलती है। ठीक है। इस ऋतु में तेज लूएं चलती हैं। तेज लूएं यानी तेज ऐसी हवाएं चलती हैं और लूह इसलिए कहा जाता है कि यह गर्म हवाएं होती हैं। और यही तेज जो गर्म हवाएं चलती हैं जिसमें धूल आंधी भरी चलती है, अनेक संक्रामक बीमारियां भी इसी ऋतु में उत्पन्न होती है और जिसके कारण से अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ग्रीष्म ऋतु के अनेक लाभ भी हैं और यह कृषि के लिए ऋतु बहुत उपयोगी भी है। देखिए, अगर ग्रीष्म ऋतु नहीं आएगा तो हमारे जो रबी की फसल हैं, रबी की फसल में जो हमारे फूल पत्तियां या फिर उसमें अन्न लगते हैं वह नहीं लगेंगे। इसलिए सभी ऋतुओं का महत्व होता है क्योंकि उसी के बाद खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु नहीं आएगा तो वह बीज जो होंगे वह पकेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे। गेहूँ मक्का ज्वार जो होगा वह तैयार नहीं होगा। तो इस कृषि के लिए यह ऋतु बहुत उपयोगी भी है। अत्यधिक गर्मी के कारण खेती के विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण जो खेती के लिए जो विजातीय पदार्थ है अर्थात खेती को नुकसानदायक होने वाले जो कीटाणु हैं या घास फूस है वह सभी इसमें नष्ट हो जाते हैं और खेत जो होते हैं वो कृषि योग्य हो जाते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु की भी अपनी महानता है, अपनी महिमा है। तो सभी ऋतुओं की अपनी अपनी कुछ न कुछ महानताएं हैं, महिमा है, जिसके कारण से यह जो पृथ्वी है यह सुंदर सुशोभित होती है। आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु की असह्य गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। यानी वैशाख और ज्येष्ठ के बाद आपका जो महीना आता है उसमें हमारे ग्रीष्म ऋतु के बाद हमारी वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु जब आती है तो सुखद आनंद देती है। यानी गर्मी के बाद हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो वैशाख और ज्येष्ठ के बाद हमारा आषाढ़ आता है। आषाढ़ में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु का भारतीय जनजीवन में विशेष महत्व है और इस मौसम यानी इस ऋतु का हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष महत्व हो जाता है। हमारे कवियों ने तो इसे वर्षा रानी की उपाधि दिया है। यानी हमारे जो हिंदी साहित्य के कवि हैं इन्होंने वर्षा ऋतु को वर्षा रानी की उपाधि देकर और इसके सम्मान में अनेक कविताएं भी रच डाली हैं। उसमें से एक कविता हम लोग देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, फेरी झुमी झुमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आई है तो हम लोग सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी इनकी रचनाएं हैं। और यह जो पंक्तियां ली गई हैं यह इनके रचना प्रेम माधुरी से ही ली गई है, जिसमें वर्षा ऋतु की सुंदर वर्णन किया गया है और वर्षा ऋतु का सुंदर अध्ययन किया गया है। अब इसके हम भावार्थ को देखते हैं।
फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फिरी, यानी झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई। झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई। ये निगोड़े बादल फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे। यानी निगोड़े का अर्थ होता है यहाँ पे, निगोड़े का तात्पर्य हुआ कि जो बिना किसी रुकावट के चले, वो अपनी मनमानी करें। यानी वह अपनी मनमानी करते हैं बादल, और फिर घूम घूम कर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगते हैं, और घूम घूम कर फिर वह बादल आ जाते हैं और वर्षा ऋतु होने लगती है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की उक्तियाँ हैं। अब आगे हम देखते हैं। वर्षा की ठंडी फुहारों से हर प्राणी का चित्त प्रसन्न हो उठता है। वर्षा की जब ठंडी ठंडी फुहारें पड़ती हैं तो हर जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, वह सभी हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। नदी नाले तालाब जो भी होते हैं वो सभी लबालब भर जाते हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्रीधर पाठक जी में, जलहीन जलाशय व्याकुल है पशु पक्षी, प्रचंड है भानुकला। यानी जो जलहीन जलाशय हो गए हैं, यानी जल से हीन हो गए, जिनमें जो ग्रीष्म ऋतु आती है तो सभी जो जलाशय हैं, तालाब हैं, नदी नाले हैं, वह सभी सूख जाते हैं, और वर्षा ऋतु आने पर सभी में लबालब पानी भर जाते हैं। यानी सभी वो पानी से पूरी तरह से भर जाते हैं। बागों में मयूरों का नृत्य मनभावन प्रतीत होता है, और सभी जगह बाग बगीचों में, कुंजों में मोरों का नृत्य मन को बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, मन को सुंदर सुशोभित होता है। वर्षा ऋतु आनंददायिनी तो है, किंतु इसकी अधिकता अनेक विपदाओं को भी जन्म देती है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है कि वर्षा ऋतु आनंद तो देती है, किंतु इसकी अधिकता बाढ़ का विकराल रूप जन्म ले लेती है। यानी अनेक विपदाएं आ जाती हैं, अनेक विपत्तियां भी आ जाती हैं वर्षा ऋतु के कारण। यहाँ पे देखिए आगे दिया भी गया है कि बाढ़ की विकरालता खड़ी फसलों को ले डूबती है और मकानों को ढा देती हैं। और बाढ़ की जब विकरालता होती है, बड़े पानी लग जाते हैं, तो खड़ी फसलों को, जो भी धान की फसलें हैं, वो सभी डूब जाती हैं, और मकानों को भी कभी कभी यह ढा देती हैं, अर्थात गिरा देती हैं। आप देख रहे हैं वर्तमान में इस समय बहुत पानी हो रहा है, चारों तरफ वर्षा ही वर्षा हो रही है, जिसके कारण से जनमानस भी परेशान है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो कभी कभी वर्षा ऋतु की अधिकता नुकसानदायक भी होती है, चाहे वह जीव जंतु हो, मनुष्य हो या फसल ही हो, सभी के लिए नुकसानदायक होती है। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी श्रीधर पाठक और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। शेष हम जो भी इसका भाग है अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।